आज की इस सेमिनार में आप सभी का स्वागत है। हम सभी जानते हैं कि 12th की परीक्षा पास करने के बाद सभी विद्यार्थियों को एक बहुत बड़ा निर्णय लेना पड़ता है कि आगे किस प्रकार के पाठ्यक्रम को ज्वाइन करें, चाहे वे साइंस के स्टूडेंट्स हों, चाहे वो आर्ट्स के स्टूडेंट्स हों, चाहे वो कॉमर्स के स्टूडेंट्स हों। बहुत बड़ा निर्णय होता है और आप जानते हैं कि आप जो भी निर्णय लेते हैं उसका प्रभाव आपके जीवन पर पड़ने वाला है। हम जानते हैं कि दो प्रकार के कोर्सेज चलते हैं। एक तो सामान्य कोर्सेज होते हैं 12th के बाद, जैसे बीए कर लिया, बीकॉम कर लिया, बीएससी कर लिया, और दूसरे प्रोफेशनल कोर्सेज होते हैं जैसे इंजीनियरिंग कर लिया, बीए एलएलबी कर लिया, नर्सिंग कर लिया, एमबीबीएस का कोर्स कर लिया। तो कहने का आशा ये है कि अभी हम देखते हैं कि विकसित देशों में स्किल्ड कोर्सेज, स्किल फॉर्मेशन वाले कोर्सेज ज़्यादा चलते हैं, और भारत में हम देखते हैं कि अभी भी हमारी टोटल वर्क फोर्स है उसकी जो कम पॉपुलेशन है, लेस देन 10%, जो कि स्किल्ड पॉपुलेशन है, और उसी हिसाब से उसकी एम्प्लॉयबिलिटी भी कम रहती है। जब 12th पास कर लिया आपने तो उसके बाद आपको बहुत बड़ा निर्णय लेना है कि किस प्रकार के कोर्सेज आपको करने हैं। सामान्य कोर्स करना है या कोई व्यावसायिक कोर्स करना है, जिसको कि हम प्रोफेशनल कोर्स बोलते हैं। प्रोफेशनल कोर्सेज में अपॉर्चुनिटी ज़्यादा होती है, अवसर ज़्यादा होते हैं। व्यक्ति कई प्रकार के कार्य कर सकता है, खुद के कार्य भी कर सकता है, प्राइवेट जॉब्स भी कर सकता है, और साथ साथ में जो सरकारी नौकरियाँ होती है उसमें भी जा सकता है। हम एक बात करते हैं, जैसे ज़्यादातर स्टूडेंट्स बीए करते हैं। हम ये कहते हैं कि बीए के स्थान पर यदि बीए एलएलबी किया जाए, जो कि 5 साल का कोर्स है, तो उसमें स्टूडेंट्स का आगे जो हॉरिजन है, जो अपॉर्चुनिटीज़ है, वो बहुत बढ़ जाती है। बीए करने वाले हमेशा ज़्यादा मिलते हैं और बीए एलएलबी करने वाले कम मिलते हैं। एलएलबी करने वाले भी कम मिलते हैं, क्योंकि एलएलबी का कोर्स ग्रेजुएशन के बाद होता है और बीए एलएलबी का कोर्स 12th के बाद होता है। जब बीए एलएलबी की बात करते हैं हम, तो लॉ का कोर्स माना जाता है, और आप जानते हैं कि राज्यों में और पूरे भारत में हर वर्ष नए नए कानून बनते हैं। हर वर्ष नए नए कानून बनते हैं। अभी कुछ ही दिनों पहले 20 जुलाई को नया कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया गया भारत सरकार द्वारा। पहले भी बना हुआ था कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, उसकी जगह पर एक नया एक्ट आ गया। उसमें भी कई अथॉरिटीज़ बनी हुई है, नई नई अथॉरिटीज़ उसमें बनाई गई है। लॉ नए नए बनते हैं। लॉ बनाने का काम किसका होता है? लेजिस्लेचर का होता है। सेंटर में पार्लियामेंट लॉ बनाती है और राज्यों में स्टेट लेजिस्लेचर लॉ बनाती है। आप जानते हैं कि लॉ बनाना एक बहुत बड़ा काम होता है, और तरह तरह के लॉ बनते हैं। जैसे जैसे समय गुजरता है, जैसे जैसे हम समाज आगे बढ़ता है, वैसे वैसे तरह तरह के लॉ की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का हम उदाहरण लेते हैं। ये लॉ पहले नहीं हुआ करता था। इसी तरह से प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज एंड फार्मर्स राइट्स एक्ट है, ये लॉ पहले नहीं हुआ करता था। आप देखें तो तरह तरह के बीज बनते हैं, और बीज ट्रेडिशनली भारत में किसान बनाता आया है। लेकिन आजकल मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जो कि करोड़ों रुपया खर्च करती है रिसर्च और डेवलपमेंट में, और नए नए बीज बनाती है। और जब ये नए बीज लाती है तो उसमें थोड़ा ऊंचे भाव में बेचती है। हाइब्रिड बीज होते हैं ये, तो इसको बार बार नहीं बोया जा सकता है, होते हैं तो उसकी उत्पादकता एकदम घट जाती है। लेकिन उसके साथ साथ किसानों के अधिकारों को भी संरक्षित करने के लिए फार्मर्स राइट्स एक्ट का भी उसमें प्रावधान किया गया। ये बनाता कौन है? लेजिस्लेचर बनाते हैं, लेकिन इसकी जो ड्राफ्टिंग करते हैं वो सब लॉ ऑफिसर्स करते हैं। जिन्होंने लॉ पर रखा होता है वही ड्राफ्टिंग कर सकता है। एक सामान्य पत्र बनाना, सामान्य लेख लिखना अलग चीज़ है, और कानून को बनाना अलग चीज़ है। कानून में हर शब्द का एक विशेष अर्थ होता है, हर वाक्य का एक विशेष अर्थ होता है, और कानून बनते हैं तो उसमें जो विशेषज्ञ होते हैं कानून के, वही उसको ड्राफ्टिंग कर सकते हैं। आम व्यक्ति उसको ड्राफ्टिंग नहीं कर सकता है। जब हम बीए एलएलबी की बात करते हैं तो 5 साल का कोर्स होता है। आप देखिए कि एलएलबी करने के बाद
जब LLB करते हैं, BLLB करते हैं, तो 5 साल में वो BA भी हो गया और LLB भी हो गया। मतलब वो ग्रेजुएशन तो हो ही गया, साथ साथ में लॉ की प्रोफेशनल डिग्री भी उसके हाथ में आ जाती है, जो कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया से रजिस्टर्ड होती है बाद में, और वो प्रैक्टिस कर सकता है। लेकिन आम आदमी के दिमाग में ज़्यादातर यही होता है कि LLB करने के बाद एडवोकेट बनते हैं। हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि एडवोकेट बनना एक एस्पेक्ट है, उसके अलावा कई ऐसे अवसर हैं, अपॉर्चुनिटीज हैं, जिसमें कि लॉ किया हुआ, LLB किया हुआ प्रोफेशनल व्यक्ति आगे जा सकता है। सरकारी नौकरियां होती है, जैसे RS होता है, वैसे ही RJS की सर्विस होती है, जिसमें RJS की परीक्षा होती है और लॉ ऑफिसर्स बनते हैं, मजिस्ट्रेट बनते हैं इसमें, और उनका आगे जैसे जैसे प्रमोशन होता है वैसे वैसे आगे बढ़ते रहते हैं, ADJ बनते हैं, डिस्ट्रिक्ट जज बनते हैं। और जो व्यक्ति कम उम्र में जुडिशियल सर्विस में आ जाता है तो वो आगे हाई कोर्ट का जज तक बनता है। इसी तरह से एक और प्रावधान है, जिसने एडवोकेट का प्रैक्टिस की है, 7 साल हो गया है और जिसकी 35 साल की उम्र हो गई है, वो जो है सीधी ADJ की परीक्षा भी दे सकता है। वो व्यक्ति यदि ADJ जल्दी कम उम्र में यदि बन जाता है तो वो हाई कोर्ट का जज अवश्य बनता है। ऐसी कोई परीक्षा नहीं है दूसरी जिसमें कि हाई कोर्ट का जज कोई बन सकता हो। इसमें या तो एडवोकेट है वो बनते हैं, या जो हायर जुडिशियल सर्विस के मेंबर्स होते हैं वो जज बनते हैं। कौन बनते हैं? जिसने लॉ कर रखा होता है। अपन बात कर रहे थे कि भारत में और राज्यों में हर वर्ष नए नए एक्ट बनते हैं। नए नए एक्ट ही नहीं बनते हैं, जो पुराने एक्ट हैं उनमें भी संशोधन होता रहता है। जब GST लागू किया था भारत में, गुड्स और सर्विस टैक्स, उसके बाद लागू होने के बाद इसमें कई प्रकार के संशोधन किए गए, और इतने संशोधन हो गए कि कई बार जो अधिकारी होते हैं उनको भी मालूम नहीं होता है कि कितने संशोधन हो गए, कौन सा संशोधन किस प्रकार से कहां पर ये लागू होता है, कौन सा संशोधन किस से लागू नहीं हो रहा है। इन सबको कंपाइल करने वाले होते हैं, इकट्ठा करते हैं, उनको इकट्ठा करके उनको सार निकालते हैं, क्योंकि जो कानून में जो अमेंडमेंट होते हैं वो कानून की भाषा में ही होते हैं। आम व्यक्ति उसको समझ नहीं सकता। कई बार जब आम आदमी समझ नहीं सकता तो वो कौन समझ सकता है? जिसने लॉ कर रखा होता है। जिसने लॉ कर रखा होता है उसकी नज़र एक अलग ही प्रकार की होती है, अलग ही प्रकार से वो देखता है कि इसमें किस प्रकार से क्या क्या शब्द काम में लिए गए, कहाँ पर कोमा लगाया गया है, कहाँ पर सेमीकोलन लगाया गया है, कहाँ पर ब्रैकेट लगाया गया है, उसका अर्थ क्या निकलता है। आपने देखा होगा जो कानून बनते हैं तो कई प्रकार के प्रोविजो भी होते हैं, जिसको हिंदी में हम परंतुक बोलते हैं। एक प्रोविजो भी होता है, 2 प्रोविजो भी होता है, लेकिन उसको समझने के लिए जो लॉ पढ़ा हुआ व्यक्ति होता है वो उनको आसानी से उसका अर्थ निकाल देता है। जब अमेंडमेंट होते हैं तो उनका अर्थ निकालना, उनको समझना, और जो विभिन्न प्रकार की कोर्स होती है उनको समझाना उसको सही तरीके से, वो एडवोकेट करता है। जैसे अपन बात कर रहे थे कि RJS बनते हैं, इसमें मजिस्ट्रेट्स बनते हैं जिसमें आगे प्रमोशन होते रहते हैं। उसके साथ साथ जूनियर लॉ ऑफिसर्स भी बनते हैं। इसके साथ साथ पूरा जो लिटिगेशन डिपार्टमेंट होता है उसमें भी कई प्रकार के अधिकारी होते हैं जो कि लॉ किए हुए ही बनते हैं। भारत सरकार में पूरी लॉ मिनिस्ट्री है जिसमें लॉ किए हुए व्यक्ति ही अधिकारी बनते हैं। तो सरकारी नौकरियां एक अलग तरफ हो गई, जिसमें कि आप जज बनते हैं, ADJ बनते हैं, DJ बनते हैं, हाई कोर्ट के जज तक बनते हैं। उसके साथ साथ आप एकेडमिक लीजिए, आप जो है यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस में असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हैं, लॉ के LLM कर लेते हैं, प्रोफेसर बन जाते हैं, आगे PhD तक करते हैं। तो जो इस लाइन में जाना चाहता है लॉ करने के बाद, उसके लिए बहुत बड़ा एरिया खुल जाता है। तरह तरह की रिसर्च होती है, नए नए एक्ट जैसे कि हमने बात की थी आते रहते हैं। आपने NGT का नाम सुना होगा, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट। ये पहले एक्ट नहीं होते थे। अब जो है पर्यावरण से संबंधित सभी बिंदुओं की से रिलेटेड जितने भी मुकदमे होते हैं, जितने भी वाद होते हैं, उनको जो निपटाने का काम है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल करती है। तो जुडिशरी
राज्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, उसमें सब लॉ ऑफिसर्स ही बनते हैं जो लॉ किए हुए होते हैं, चाहे वो एडवोकेट से बनता है, जुडिशियल में जाता है, हाई कोर्ट में जज बनता है, या फिर हायर जुडिशियल सर्विसेज का मेंबर होता है, वो हाई कोर्ट का जज बनता है। इसके साथ साथ आप देखेंगे कि विभिन्न प्रकार के सिविल कोर्ट्स हैं, नीचे क्रिमिनल कोर्ट्स हैं, उसमें भी जब पीठासीन अधिकारी है वो तो लॉ ऑफिसर्स बनते ही हैं जो आरजेएस से बनते हैं। उसके साथ साथ जब दोनों पक्ष होते हैं, हर कोर्ट में एक पक्ष होता है, एक विपक्ष होता है, उसको मुकदमे के लिए एक पक्ष रखता है, दूसरी पार्टी होती है, तो दोनों का पक्ष करने के लिए दोनों के वकील होते हैं, एडवोकेट होते हैं। वो जो एडवोकेट होते हैं वो सिविल कोर्ट हो तो उसमें भी एडवोकेट, क्रिमिनल कोर्ट है तो उसमें भी एडवोकेट, रेवेन्यू कोर्ट का आपने नाम सुना होगा तो उसमें भी एडवोकेट होते हैं। कई प्रकार के रेवेन्यू कोर्ट्स हैं जो जमीन से संबंधित मुकदमों को निपटाती है। एसीएम कोर्ट होती है, एसडीओ की कोर्ट होती है, आरडब्ल्यू की कोर्ट होती है, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू होता है। तो इन सब में जमीन से रिलेटेड जो टेनेंसी राइट्स लैंड रेवेन्यू एक्ट के तहत मुकदमे होते हैं वो उसमें जाते हैं। उसमें सब में जो है एडवोकेट पैरोकारी करते हैं, वो बनते हैं आपका एलएलबी करने से, चाहे वो बीएलएलबी कर रखा हो चाहे उसने एलएलबी कर रखा हो। तो कहने का मतलब ये कि इसी तरह से हम आगे और बढ़ते हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां होती है, बड़ी बड़ी कंपनियां होती है, फर्में होती है, जो कि उसमें पूरा एक लीगल डिपार्टमेंट होता है। उसका काम यही होता है कि उसमें लीगल केसेस जो उस कंपनी से रिलेटेड हैं या उसकी कंपनी के खिलाफ कोई आते हैं तो उन सबको प्रॉपर कॉम्पिटेंट कोर्ट में अपना पक्ष पेश करने के लिए पूरा लीगल डिपार्टमेंट होता है। उसमें कौन होते हैं? सभी लॉ पढ़े हुए होते हैं। अगले और बात करते हैं तो सरकारें, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, कई प्रकार के टैक्स वसूल करती है। आप जानते हैं कि भारत के संविधान में 7वीं अनुसूची है जिसमें यह प्रावधान कर रखा है कि केंद्र सरकार कौन से कर लगा सकती है, राज्य सरकारें कौन सा कर लगा सकती है, और कर कानून के तहत ही लगाया जा सकता है। जब राज्य सरकारें अलग अलग कानून से कर लगाती है और केंद्र सरकार भी कर लगाती है तो उसमें व्यक्ति हो गए, फर्म्स हो गई, कॉरपोरेशंस हो गए, कंपनियां हो गई और मल्टीनेशनल कंपनियां तक होती है जो कि भारत में अपना कारोबार करती है। कर से संबंधित, टैक्स से संबंधित कई मुकदमे पनपते हैं, पैदा होते हैं। तो उनकी पैरोकारी करने के लिए टैक्स कंसल्टेंट की जरूरत पड़ती है। कुछ एडवोकेट्स होशियार होते हैं जो कि टैक्सेशन मैटर्स में एक्सपर्ट हो जाते हैं। आप देखिए कि करों के मामले में जैसे जैसे ऊपर जाते हैं, असेसिंग अथॉरिटी होते हैं करों में, जितने भी कर लगते हैं, चाहे वो जीएसटी हो चाहे कस्टम ड्यूटी हो, हर में एक असेसिंग अथॉरिटी होता है जो कि निर्णय पास करता है। यदि कोई फर्म, कोई व्यक्ति उससे उस कर निर्धारण, कर असेसमेंट ऑर्डर को सही नहीं मानता है तो वो अपीलेट अथॉरिटी में जा सकता है, आगे अपील कर सकता है। तो आप देखिए जीएसटी में भी ट्रिब्यूनल बनाई जा रही है। इनकम टैक्स पे, उसमें भी इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल है, उसमें भी एडवोकेट जो है मेंबर बनते हैं। साथ साथ में पार्टियों का पक्ष रखने के लिए भी एडवोकेट होते हैं। इसी तरह से कस्टम ड्यूटी लगती है, बाहर से विदेशों से हम आयात करते हैं, यहाँ निर्यात होता है, उसमें कोई एक डिस्प्यूट पैदा होता है टैक्स के मामले में, तो उसके लिए भी अपीलेट ट्रिब्यूनल बनी हुई है। इसी तरह से हम पहले वेट हुआ करता था, अभी भी वेट है कई आइटम पे, पेट्रोल, डीजल, उस पर अभी भी वेट लगा हुआ है, क्रूड ऑयल। तो इसमें देखिए कि इसमें कोई भी डिस्प्यूट होता है तो इसमें वेट के अंतर्गत लिटिगेशन होता है। और राजस्थान टैक्स बोर्ड बना हुआ है जिसमें कि सबसे पहले तो नीचे फर्स्ट अपील में जाते हैं, उसके बाद सेकंड अपील में ट्रिब्यूनल में जाते हैं। उसके बाद भी कोई यदि पार्टी संतुष्ट नहीं होती है तो उसके बाद वो हाई कोर्ट में रिवीजन फाइल करती है, हाई कोर्ट में जाती है। हाई कोर्ट से भी पार्टी यदि संतुष्ट नहीं होती तो सुप्रीम कोर्ट जाती है, और अंत में सुप्रीम कोर्ट ही निर्धारित करती है कि इसमें किस प्रकार से निर्णय सुप्रीम कोर्ट करती है, और वो पूरे देश भर में लागू होता है। टैक्स के मामले में आप देखिए कि जो एडवोकेट लॉ किए हुए हैं और टैक्स के मामले में एक्सपर्टाइज कर लेते हैं,
तो उनका एक्सपर्टाइज इस लेवल का हो जाता है कि उनकी जो इनकम है, रेमुनरेशन है, वो बहुत ऊंचा होता है। मैं एक उदाहरण देता हूं आपको कि सर्विस मैटर्स के मामले में एक बार जब मैं सेक्रेटरी डीओपी था राजस्थान सरकार में, तो बहुत बड़ा मुकदमा चल रहा था राजस्थान सरकार में और अधिकारियों में प्रमोशन को लेकर के। तो हमने राजस्थान हाई कोर्ट में पैरवी करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से एडवोकेट बुलाया और उनको आने जाने का किराया दिया, रहने के लिए जगह दी यहाँ पे। साथ में हमने 5 लाख से ऊपर उनको फीस दी एक हियरिंग की। हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में जो पैसा लगता है, जो रेमुनरेशन मिलता है, वो पर हियरिंग के हिसाब, सुप्रीम कोर्ट में पर हियरिंग से हिसाब से लगता है और उसकी जो कॉस्ट है वकील के हिसाब से, केस की इंपॉर्टेंस के हिसाब से बढ़ती जाती है। तो अपन बात कर रहे थे कि टैक्सेशन मैटर्स में जितने भी बड़े बड़े केसेस होते हैं उसमें फीस उतनी ही बढ़ती जाती है। लेकिन आप याद रखिए, ये जो एडवोकेट होते हैं बहुत मेहनत करनी पड़ती है, कानून की बारीकियों को जानना पड़ता है एलएलबी करने के बाद, और उनको सीखना पड़ता है। और एडवोकेट एक ऐसा प्रोफेशन है जिसकी कोई कमाई की कोई सीमा नहीं है। ऐसे ऐसे एडवोकेट हैं जो खाली राय देते हैं, उस राय का ओपिनियन देते हैं और ओपिनियन बहुत महत्वपूर्ण होती है उनकी, और उसका भी पैसा चार्ज करते हैं, बहुत भारी पैसा चार्ज करते हैं। ये इस पर निर्भर करता है राशि कि वो इम्पोर्टेंट केस कितना है और इसमें कितनी राशि इन्वॉल्व है। तो कहने का मतलब ये कि हम जब BA-LLB की बात कर रहे हैं और एडवोकेट्स की बात कर रहे हैं, उन एडवोकेट्स की बात कर रहे हैं जो कि आगे किसी न किसी फील्ड में एक्सपर्टाइज कर लेते हैं, उनकी बहुत ग्रोथ होती है। शुरू से ही अच्छा पढ़ते हैं, BA-LLB करते हैं, तो उसमें सभी प्रकार के लॉज को पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है। साथ साथ में कम्युनिकेशन, आर्गुमेंट कैसे किया जाता है, कैसे तर्क दिए जाते हैं, कैसे हाई कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग को किस मामले में कैसे, कहां पर उसको पेश करना है, किस मामले में कौन सी रूलिंग सटीक बैठती है, ये सब निर्णय संबंधित एडवोकेट को करना पड़ता है। तो ये सब क्या धीरे धीरे सीखते हैं। और कहा गया है कि करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। व्यक्ति, आप लोगों में सब में इतनी असीम क्षमता है कि उसकी कोई सीमा नहीं है। हम मानसिक रूप से हमारे में इतनी क्षमताएं छिपी हुई है कि उसकी कोई सीमा नहीं है। उनको निखारने वाला चाहिए, आपको सही गाइडेंस देने वाला चाहिए। आप जो मेहनत करते हैं, पढ़ते हैं, नई चीज़ें सीखते हैं, लॉ करते हैं, तो उसके साथ साथ आपको सही गाइडेंस देने वाला चाहिए, जिससे कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़े, कानून की बारीकियों का पता लगा सकें आप देखते हैं कि वकील लोग जब हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में जब बहस करते हैं तो बहुत संक्षिप्त में बोलना पड़ता है। बड़ी बड़ी बातों को, बड़े बड़े तर्कों को बहुत संक्षिप्त रूप से बोलना पड़ता है। क्या करते हैं वो? गागर में सागर भरने का काम करते हैं। बहुत बड़ी बातों को संक्षिप्त में देते हैं, संक्षिप्त में प्रस्तुत करते हैं। अंग्रेजी में कहते हैं ब्रेविटी इज द सोल ऑफ विट, कि किसी बात को कम से कम शब्दों में प्रभावी तरीके से कैसे कहा जाए, ये अपने आप में कला है। यह वो कला है जिसको सीखी जा सकती है, प्रैक्टिस करने से सीखी जा सकती है। और यदि सही गाइडेंस में यदि आप सीखते हैं तो उस प्रैक्टिस करने से आप कम समय में उस कला को सीख सकते हैं और अपने जीवन को बदल सकते हैं, अपने भविष्य को बदल सकते हैं। तो हम यह कर रहे हैं कि BA-LLB का कोर्स एक ऐसा कोर्स है जिसमें कि आप तरह तरह के काम कर सकते हैं। कई प्रकार की लॉ फर्म्स होती है जो कि खाली राय देने का काम करती है, कि कई प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, एग्रीमेंट्स होते हैं, उनका कंप्लायंस कैसे किया जाए, उन बातों को देखती है और उसके बदले उनको सर्विस चार्जेस मिलते हैं। आप रोड पे चलते हैं, नेशनल हाईवे पे चलते हैं, कई जगह आपको टोल दिखता है, देखा होगा, आपने भी टोल दिया होगा। चाहे बस में जाए तो टोल लगता है, कार में जाए तो टोल लगता है। ये जो टोल है, ये नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया और एक निजी पार्टियों के बीच में भी कई प्रकार के रोड बने हुए, कई टुकड़े ऐसे हैं जहां पर निजी फर्मों ने रोड बनाए हैं। इसके NHAI के बीच में और
उस कंपनी के बीच में एक कंसेशन एग्रीमेंट होता है, उसको हम कंसेशन एग्रीमेंट बोलते हैं, बहुत बड़ा होता है। उसको देखने के लिए, वेट करने के लिए लीगल आदमी चाहिए कि इसमें कोई ऐसी खामी तो नहीं छोड़ दे दी गई है जिससे कि किसी पार्टी को नुकसान हो। तो उसको कौन देखता है, वेट कौन करता है? लीगल प्रोफेशन वाला, जिसने ला कर रखा हो वही उसको देखता है और परखता है और एग्जामिन करके बताता है कि इसमें ये कमियां और इसको दूर की जाए। आप देखिए, ये जो कंसेशन एग्रीमेंट होते हैं, कोई 15 साल का होता है, कोई 12 साल का होता है, और उसी कंसेशन एग्रीमेंट के आधार पर ये प्राइवेट कंपनियां टोल वसूल करती है। कहने का मतलब ये है कि आप सड़क पर जा रहे हैं, आपने कोई ट्रैफिक का, कोई रूल्स का उल्लंघन कर दिया है, तो ट्रैफिक पुलिस ने आपका चालान बना दिया है, आपका व्हीकल को जब्त कर लिया है। अब आपका व्हीकल कॉम्पिटेंट कोर्ट से ही छूटेगा। उसके लिए वापस आपको किसकी जरूरत पड़ेगी? किसी एडवोकेट की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हर काम में एक अलग अलग तरीके से उसका जवाब बनता है। हर कानून अलग है, हर माइनर एक्ट अलग है, आम आदमी उसको समझ नहीं पाता है। उसके लिए एडवोकेट की जरूरत पड़ती है। उस व्हीकल को जो जब्त किया गया है, वो कॉम्पिटेंट कोर्ट उसको छोड़ने से पहले उसको सुनती है, जवाब देखती है और उसके बाद उस पर निर्णय करती है। वो कौन पेश करता है जवाब? आम आदमी लिख नहीं पाता है, समझ नहीं पाता है। उसका जवाब देने के लिए एडवोकेट की जरूरत पड़ती है। आप देखते हैं कई प्रकार के अपराध होते हैं समाज में, कईयों को पहले गिरफ्तार कर लिया जाता है, कई लोग एंटीसिपेटरी बेल भी लेते हैं, और कई लोग जब जेल में बंद हो जाते हैं तो उसके साथ बाद में भी उसको बेल एप्लीकेशंस लगाते हैं। कई बार सेशन कोर्ट से बेल रिजेक्ट हो जाती है, तो वापस हाई कोर्ट में बेल एप्लीकेशन लगाई जाती है। तो कहने का मतलब ये, इसको लगाता कौन है? वही लगाता है जो कि इसके कानून को जानता है, इसकी बारीकियों को जानता है। और जब बहस होती है, आप देखिए जितने भी मुकदमे होते हैं उसमें रिटर्न स्टेटमेंट दिए जाते हैं, रिटर्न जवाब भी दिया जाता है और उसके साथ में उसकी बहस होती है। तो बहस करने के लिए व्यक्ति को कम्युनिकेशन स्किल में दक्ष होना पड़ता है, और साथ में उसमें सुप्रीम कोर्ट में जब बहुत कम समय मिलता है, उसी समय में अपनी सब बात बतानी पड़ती है। ये अपने आप में कला है। ये वो कला है जो व्यक्ति सीख सकता है, लेकिन हर व्यक्ति के पास नहीं होती है। इस दुनिया में हर व्यक्ति अलग अलग होता है। कानून का ज्ञाता हो सकता है, लेकिन हो सकता है उसकी बोलने की कला कम हो। तो उस बोलने की कला को कैसे विकसित किया जाए, ये BLLB जैसे कोर्सों में मूट कोर्ट के माध्यम से उसको सिखाया जाता है। बच्चों को प्रैक्टिस करवाई जाती है, स्टूडेंट्स को प्रैक्टिस करवाई जाती है। तो कहने का मतलब ये कि इसमें एडवोकेट के माध्यम से जो एडवोकेट्स बनते हैं, कानून का ज्ञान प्राप्त करते हैं, उसके साथ साथ में हम सॉफ्ट स्किल्स बोलते हैं, उनको भी सिखाया जाता है। लेकिन हर संस्थान नहीं सिखाती है, कुछ ही संस्थान में जो कि इन बातों को सिखाते हैं। और ऐसे संस्थान जो सिखाते हैं, वहाँ पर जो BLLB करने के बाद जो स्टूडेंट्स निकलते हैं, उनकी मार्केट में वैल्यूएशन बहुत ऊंची होती है, बहुत ऊंची होती है। वो बेरोजगार कभी नहीं रहते, उनका पे पैकेज हमेशा बढ़ता है। फिर लॉ किया हुआ व्यक्ति जैसे जैसे अनुभव प्राप्त करता है, वैसे वैसे उसको बारीकियों का पता चलता है, कानून का, अनुभव का, और उस हिसाब से उसका जो है इनकम उसी हिसाब से बढ़ती है, कम नहीं होती, कम नहीं होती। एक अनुभव एक ऐसा चीज है, एक्सपीरियंस एक ऐसी चीज है जो कि उसको और इनरीच करती है। कि जैसे जैसे व्यक्ति आगे बढ़ता है, वैसे वैसे कानून में कई ऐसी बारीकियां होती है जिसको वो समझने लगता है। आप देखिए, भारत का संविधान तो एक ही है, कुछ ही कई एडवोकेट्स हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन के एडवोकेट्स हैं, जो उसी पर बहस करते हैं। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में लॉ पॉइंट आते हैं, वहां पर इन्हीं बातों पर बहस होती है। मैं आपको दूसरी बात और बताता हूँ, एक उदाहरण देता हूँ कि जब टैक्स मैटर्स में बड़े बड़े इश्यूज आते हैं जिसमें कि अमाउंट इन्वॉल्व बहुत ज़्यादा होता है, तो उस केस में कंपनियां क्या करती है, बड़े बड़े एडवोकेट्स को तो लाती है जो एक्सपर्ट है, उसके साथ साथ में अपनी जो टेक्निकल टीम है उसको भी लाती है, और वो जो है बहस के समय उपस्थित रहते हैं और उनको एडवोकेट्स को असिस्ट करते हैं, सहायता करते हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि इसमें कई ट्रिब्यूनल्स हैं जिनको हम क्वासी जुडिशियल बॉडीज बोलते हैं, जिसमें एडवोकेट्स जाते हैं और बहस करते हैं।
जैसे जैसे लेवल ऊपर बढ़ता है कोर्स का, वैसे वैसे आपके जो एडवोकेट्स जो उसमें अपीयर होते हैं उनका महत्व वैसे ही बढ़ता जाता है। तो BA LLB करने के बाद या LLB करने के बाद व्यक्ति को अपॉर्चुनिटीज निजी क्षेत्र में भी खूब बनती है। कानून को ड्राफ्ट करते हैं, साथ साथ में अमेंडमेंट होते हैं, उसको देखते हैं। आप देखते होंगे कि कई कानून की किताबें भी छपती है, तरह तरह के अमेंडमेंट होते हैं, उनको एक जगह करके कानून की किताबों को एक जगह किया जाता है। वो एडवोकेट अच्छी तरह से लिख सकते हैं, तो किताबें भी लिखते हैं, एकेडमी भी जाते हैं, एडवोकेट्स भी बनते हैं, जजेस भी बनते हैं, हाई कोर्ट के जजेस भी बनते हैं, कंसल्टेंसी फर्में खोलते हैं, वो भी काम करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि इसका एरिया इतना ज़्यादा है, स्कोप इतना ज़्यादा है कि इसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। और कानून बढ़ते ही जा रहे हैं, कानून कभी खत्म नहीं होंगे, नए नए कानून बनते जाएंगे, अमेंडमेंट होते रहेंगे इसमें। और उस हिसाब से जो एडवोकेसी का काम है वो भी उसी हिसाब से बढ़ता रहेगा। तो इस वर्तमान युग में जहाँ पर कि अपने युवा वर्ग को कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है और अच्छे जॉब्स की कमी है, उसको देखते हुए यदि BA के स्थान पर BA LLB किया जाए तो उसमें बहुत अच्छे अवसर है, व्यक्ति आगे बढ़ सकता है। और इसमें इंटरपर्सनल स्किल्स, आप कानून का ज्ञान तो प्राप्त होना ही होना है, करना ही है। साथ साथ में यदि आप इंटरपर्सनल स्किल्स, सॉफ्ट स्किल्स को और डेवलप कर देते हैं, सीखते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स होती है, एनालिटिकल स्किल्स होती है, व्यक्तियों को कैसे बात की जाती है, क्योंकि हर जो क्लाइंट होता है उसको सेटिस्फाई करना पड़ता है, उसके लिए आपको उसको कम्युनिकेशन अच्छा स्किल होनी चाहिए। कम से कम समय में आपको जब एक पक्ष बोल रहा होता है तो उसी समय में आपको सुन करके उसका कैसे कार्ड पैदा करनी है, वो बिल्कुल आपकी स्किल पर डिपेंड करता है कि आप कैसे उसकी कार्ड पैदा करते हैं और अपने क्लाइंट के फेवर में कैसे नए नए तर्क देते हैं। वो धीरे धीरे आता है, प्रैक्टिस से आता है, अभ्यास से आता है, लेकिन उसके लिए मेहनत की जरूरत पड़ती है। केवल हम ये सोचते हैं कि हम बड़े वकील बनना चाहते हैं, बड़ी कंसल्टेंसी फर्म खोलना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए प्रयत्न चाहिए। कहा गया है उद्यमेन ही सिद्धंति कार्याणि न मनोरथि। कोई भी कार्य करने के लिए खाली मनोरथ कर दो, मन में इच्छा कर दो, उससे काम में सफलता नहीं मिलती है, काम पूरा नहीं होता है। उसके लिए आपको कर्म करना पड़ेगा, उद्यम करना पड़ेगा, परिश्रम करना पड़ेगा। कौन सा परिश्रम? सही डायरेक्शन का परिश्रम। इसके लिए आपको गाइड चाहिए, सही समय पर आपको जो गाइड देता है, दिशा निर्देश देता है, उससे आप कम से कम समय में आगे बढ़ पाते हैं। तो हम ये कहते हैं कि व्यक्ति कई चीजों में अपना भाग्य का निर्माता स्वयं बनता है। तो अपन ये कह रहे हैं कि BA LLB का कोर्स और LLB का कोर्स यदि कोई करता है, और इतने जैसे अपन ने डिस्कस किया, इतने बड़े वास्ट एरियाज हैं, गवर्नमेंट सेक्टर है, टैक्सेशन के सेक्टर्स हैं, इंटरनेशनल सेक्टर्स हैं, IPR ले लो, डिजाइन, पेटेंट, कॉपीराइट, ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस, सीक्रेट, ट्रेड सीक्रेट्स, ऐसे कई एक्ट हैं अलग अलग बने हुए हैं, जिसमें कि व्यक्ति को सीखना पड़ता है, इनकी कानून की बारीकियों को पता लगाना पड़ता है। तो हम ये बात करते हैं कि BA LLB का कोर्स करने के बाद इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, परिवर्तन हो रहा है और तकनीकी बदल रही है, और जो बदलते समय में अपने आप को ढाल देता है, नई नई चीजें सीखता है, समय के अनुसार सीखता है, वही जीवन में सफल होता है। जो बदलाव को अपनाता नहीं है वो जीवन में आगे नहीं बढ़ सकता है। तो परिस्थितियों के अनुसार आगे बढ़ने के लिए व्यक्ति को जो चेंज हो रहा है उसको आगे, चेंज को एडजस्ट करते हुए आगे बढ़ने की आवश्यकता है। तो सार रूप में हम ये कह सकते हैं कि BA LLB करने के बाद या LLB करने के बाद युवाओं के लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत ज़्यादा है, बनिस्बत इसके कि खाली BA ही करें। इतनी है कि आदमी कोई कल्पना नहीं कर सकता। मैं हाई कोर्ट में भी गया था, कई बार हमको बहस करनी पड़ती थी हमारे एडवोकेट के साथ, एडवोकेट जनरल होते हैं उनके साथ हमारे को कोर्ट बुलाती थी। एक बार का उदाहरण देता हूं मैं कि हम जोधपुर गए थे, जो दवाइयों का एक महत्वपूर्ण प्रकरण था जिसमें टैक्स लगाया था दवाइयों में। मैं फाइनेंस सेक्रेटरी हुआ करता था राजस्थान सरकार का, तो उसमें जितने भी दवाई निर्माता थे उन्होंने एक केस कर दिया हाई कोर्ट में। उन्होंने एक वकील जो है दिल्ली से बुलाया, हम भी जो है यहाँ से एडवोकेट जनरल को लेके गए, मैं खुद भी गया, हमने भी सब बातें बताई कोर्ट को। तो आप देखिए हमने कोई स्टे लेने नहीं दिया,
कोई स्टे लेने नहीं दिया, जबकि उनका जो वकील था दूसरी पार्टी का वो दिल्ली से लाया गया था। तो ये इस पर निर्भर करता है कि हमारे जो एडवोकेट जनरल साहब थे उन्होंने अच्छी बहस की। ये इस बात पर निर्भर करता है कि उनका तकनीकी ज्ञान और बोलने की जो कौशल है वो कैसा है। वो यदि अच्छा है और अच्छे तर्क हैं तो निश्चित रूप से व्यक्ति आगे बढ़ता है। तो मैं आप सभी लोग इस वेबिनार में आए और आपने हिस्सा लिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आपको सभी को शुभकामनाएं। जय हिंद, थैंक यू।